मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पूर्व जो मैंने अभी व्याख्या की उसमें हमने पाया बाल गोविंद भगत पोखरी पर जाकर बैठ जाते हैं। लेखक उस ठंडी के समय में भी वहां पहुंच जाता है और पहुंचे संदर्भ में बाल गोविंद भगत का जो रूप, जो प्रतिबिंब, जो जीवन शैली दिखाई पड़ती है उससे लेखक बहुत अधिक प्रभावित होता है। और इस संदर्भ प्रभावित होता है कि कुष्ठ की चटाई पर बाल गोविंद भगत बैठे खंजरी बजा रहे हैं और खंजरी से जो ताल लय की धारा प्रवाहित होती है उस संगीत में अपने आप को डुबो देते हैं। ठंड पूर्ण बेन पड़ रही है और उस ठंड में भी बाल गोविंद भगत अपने प्रभाती के गीत को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि उनके मस्तक पर एक पसीना का बूंद दृष्टिगत होने लगता है। कम्बल बार बार नीचे की ओर गिर जाता है, लेकिन वह ऐसा मालूम पड़ते हैं कि अब नाच उठेंगे। हम क्या पा रहे हैं? ग्राम्य जीवन का एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने जीवन को जीने में पूर्ण रूप से समर्पित है। वह जीवन से हार कहीं नहीं मान रहा है। वह जीवन के प्रति पूर्ण रूप आकृष्ट है। जो लौकिक जीवन हम जीते हैं, जो हमारा धर्म और कर्तव्यनिष्ठ भावना है, उस भावना में बंधा हुआ बाल गोविंद भगत है। उस भावना में बंधकर भी दुनिया का आकर्षण बाल गोविंद भगत को अपनी ओर खींच नहीं पाता है। रेखा चित्र इसलिए प्रातः स्मरणीय है या कह सकते हैं मार्मिक है। हमारी भावनाओं को इस प्रकार से उज्ज्वलित कर देती है कि एक क्षण के लिए हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि वाह क्या चरित्र है जो अपने जीवन में बार बार डुबकी मारता है और डुबकी मार करके एक अनमोल रत्न को वहां से निकालता है। प्रभाती गा रहा है तालाब के भिंडे पर बैठ करके, चारों तरफ का वातावरण स्तब्ध है, प्रातः होने जा रहा है, एक कपकपाती हुई ठंडी है। उस ठंडी में भी कंबल बाल गोविंद भगत ओढ़े हुए हैं और अपने गीत में इस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं। उस ठंड में भी उनको एक गर्मी का एहसास होता है। आगे लेखक यह कहने जा रहा है कि उस उमस में गर्मियों की उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को शीतल करती। यानी गर्मियों के मौसम में अपने आंगन चटाई बिछाते, खंजरी लेकर गाना प्रारंभ करते। आसपास के बहुत सारे लोग उनके आंगन में एक मंडली के रूप में करताल लेकर के पहुंचते। बाल गोविंद भगत अपने संगीत में पूर्ण रूप मग्न होते चले जाते। जिस पंक्ति को बाल गोविंद भगत गाते थे उनके संगतकार उस पंक्ति को बार बार दोहराते जाते और धीरे धीरे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जीवन के सात्विक पक्ष का आनंद सभी व्यक्ति नहीं ले पाता है। अधिकतर व्यक्ति को दुनिया अपने आगोश में, अपने आकर्षण में कैद किए हुए है। उससे बाहर वो कुछ झांक नहीं पाता है, जीवन का आनंद ले नहीं पाता है। जीवन का आनंद कोई बिरला व्यक्ति ले पाता है कि जीवन तो एक यात्रा है ही। उस यात्रा में अनेक प्रकार के पड़ाव मिलेंगे, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन चुनौतियों से हम पीछे नहीं हटेंगे, हम चलते ही रहेंगे। जीवन का जो शाश्वत पक्ष है, चढ़े वेती, वहां पर रुकना है ही नहीं। वहां पर बार बार आगे की ओर बढ़ना ही हमारे जीवन का कर्तव्य हो जाता है। यही कारण है कि इस लौकिक जीवन में एक लोकाचार के जीवन जीते हुए जो ग्रामीण जीवन में जो एक भक्ति है, जो संगीत है, जो लोक कथाएं हैं, उन लोक कथाओं को जीवन का आधार बना करके आज भी ग्रामीण लोग जीते हैं। आज भी उसमें अपने आप को पूर्ण रूप में डुबोते हैं और एक अपूर्व आनंद का स्रोत वहां से फूटता है। उस आनंद के स्रोत में वह डूब जाता है। यही बाल गोविंद भगत। गर्मी का मौसम है, उमस है,
बालगोविंद भगत अपने आंगन में चटाई बिछाते हैं, खंड लेकर बैठते हैं, करतार के साथ बहुत सारी मंडली जुटती है। उस बीच में संगीत और गीत की धारा फूट पड़ती है। गीत और संगीत के साथ बालगोविंद भगत अपने आप को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और जोड़ते जोड़ते इतना चरम उत्कर्ष को पहुंच जाते हैं कि वह धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं और नृत्य में अपने आप को भिगो देते हैं, नृत्य में अपने आप को डुबो देते हैं। आई है जीवन का चरमोत्कर्ष, आई है जीवन का सरस पक्ष। मैं बार बार कह रहा हूं कि जीवन का आनंद सभी नहीं ले पाता, जीवन का आनंद विरले व्यक्ति ही ले पाता है जो जीवन के शाश्वत पक्ष को समझ चुका है। इस सृष्टि में आए हैं, हमें अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा, ये सच है। इन कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जो एक अलौकिक आनंद है, उस आनंद की यात्रा भी तो करनी है। और उस आनंद की यात्रा में कोई कर रहा है तो बालगोविंद भगत कर रहा है। और उस आनंद की यात्रा में एक साधारण सा कह सकते हैं लयबद्धता खंजरी के माध्यम से आंगन में, और उस लयबद्धता के साथ धीरे धीरे उनके जो साथी, जो उनकी जो गायक मंडली है, वह भी उनके साथ उनके पद को बार बार दोहराता है। और उस दोहराने के बाद बालगोविंद भगत में एक ऐसे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है जहां पर धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं और नाचने लगते हैं और पूर्ण रूपेण उस संगीत की धारा में वह डूब जाते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि आश्चर्य की बात उस समय देखा गया, संगीत का सुर उस समय सुना गया जब बालगोविंद भगत का इकलौता बेटा मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। बालगोविंद भगत को एक पुत्र था जो सुस्त और वद्दा किस्म था। संजोगवश उसका विवाह एक सुलक्षणी नायिका से होती है, वह सुशील है और इस प्रकार से सुशील है कि उसके आने के उपरांत बालगोविंद भगत अपने जीवन के अनेक प्रकार के कार्यकलाप से कुछ क्षणों के लिए मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यही जीवन का पक्ष है। मैं बार बार कह रहा हूं, साधारण और असाधारण। जब हम जीवन के शाश्वत आनंद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो शाश्वत आनंद का हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि दुनिया का सांसारिक दुख और आकर्षण हमको दबोच लेता है, हमको कमजोर कर देता है। हम उस प्रकार के चक्रव्यूह का शिकार हो जाते हैं जहां पर हम अपने जीवन का एक परिचय नहीं दे पाते हैं कि हम भी यहां पर आए थे। यही है साधारण और साधारण व्यक्ति में अंतर। साधारण असाधारण व्यक्ति में यही अंतर है। साधारण व्यक्ति को मैं हम देख ही रहे हैं, लेकिन देखा गया बालगोविंद भगत के संगीत के उस लहर को जहां पर बालगोविंद भगत अपने गीत में पूर्ण रूपेण तल्लीन है। जब उनका बेटा मर जाता है, उसको आंगन में चटाई पर बिछा देते हैं, सुला देते हैं, उसमें एक सादा कपड़ा से उसे ढक देते हैं, आसपास में जो पुष्प है, तुलसी है, उस पर रख देते हैं और बगल में खंजरी लेकर के वो गा रहे हैं। एक अजीब गरीब स्थिति पैदा हो जाती है। मालूम पड़ता है कि वह बालगोविंद भगत अपने जीवन में जो मृत्यु का आगमन होता है, लगता है मृत्यु को वह चुनौती दे रहे हैं। आज यहीं तक ही। मैं आगे खंड की व्याख्या पुनः आपके सामने करूंगा, जो बालगोविंद भगत का एक अद्भुत चरित्र है। अगर यह चैनल आपके जीवन के लिए सदुपयोगी हो तो मेरा अहोभाग्य होगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें।